जो जंग खत्म होने के बाद दोनों फरीकों में नुमाया तौर पर कार फरमान नजर आ रही थी, उधर वीरा उससे उलझी हुई थी। मैं वही जानना चाहती थी, वो कौन सी चीज या किसी किस्म का खौफ है जो मकामियों को हेरोइन के इस्तेमाल से रोकता है। यह सब जानते हैं कि हेरोइन एक कीमती नशा है। यहाँ लोग शराब, चरस और निस्वार का नशा भी करते हैं। क्या इनके दिल में हेरोइन का गहरा सरूर आजमाने की ख्वाहिश पैदा नहीं होती? यहाँ हेरोइन चंद गिने चुने लोग तैयार करते हैं, उनके हाथों से गुजरकर सारा माल सरदार के पास आ जाता है। वो वीरा को समझाने की कोशिश करने लगा। सरदार पहली फुर्सत में इस माल को आगे रवाना कर देता है। फिर हमारे मौलवियों ने लोगों को अच्छी तरह समझा दिया कि हेरोइन खंजीर से ज्यादा हराम है। तुम जानती हो कि मुसलमानों में खंजीर कितना बुरा समझा जाता है। वैसे तो शराब भी हराम है, लेकिन लाखों मुसलमान शराब पीते हैं, मगर तुमने किसी मुसलमान को जानते बूझते हुए खंजीर का गोश्त चबाते हुए नहीं देखा होगा। कार चिंगारी पूरे खुलूस से दिल से ये यकीन रखता है कि हेरोइन पीने के बाद वो अजाब की लपेट में आ जाएगा। दूसरी रुकावट ये है कि यहाँ हेरोइन का एक कश भी लगाने वाला बदतरीन सजा से नहीं बच सकता। उसे छाती तक जमीन में जिंदा गाड़ कर उस पर भूखकर रीत छोड़े जा सकते हैं। इसके बीवी बच्चे उम्र भर के लिए सरदार के गुलाम बनाए जा सकते हैं। इसके घर के एक एक तिनके को मिसमार करके जलाया जा सकता है। ये ऐसी भयानक सजाएं हैं कि हर शख्स हेरोइन से पनाह मांगता है। पिछले बरसों में यहाँ एक बार भी किसी को हेरोइन पीने के जुर्म में सजा नहीं दी गई, और शायद आइंदा भी उसकी नौबत नहीं आएगी। वीरा और मैंने जब उसे ये समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में हेरोइन बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, तो वह हत्ते से उखड़ गया। हमने बेहतर यही समझा कि इस गुफ्तगू को यहीं बंद कर दिया जाए, वरना वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। हमारी गुफ्तगू के दौरान में ही मुतद्दद शिंगारी बड़े बड़े थैले समेत उन तमाम ख्वाबगाहों में जा चुके थे, और शायद सफाई के साथ ही उन ख्वाबगाहों के मुनासिब तजाइन में मसरूफ थे। आज मैं तुम्हें एक हैरतनाक तब्दीली देख रही हूँ। कंदूर खान के चले जाने के बाद गजाला ने सुल्तान शाह से चुपते हुए लहजे में कहा, कहीं तुम्हारी काया पलट तो नहीं गई है? कैसी तब्दीली? गजाला को उस गैर मुतवक्का सवाल पर सुल्तान शाह बौखला गया। उसकी वीरा से हर वक्त नोक झोंक चलती रहती थी, लेकिन गजाला उसके साथ हमेशा संजीदा रहती थी। किसी बात पर उनकी हमायत करने का मौका न मिल सके तो खामोश रहकर उसका साथ देने की कोशिश करती थी। इस वक्त गजाला के अचानक सवाल ने सुल्तान शाह को बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। बाढ़ से निजात मिलने के बाद तुम खुद फरजाना के लिए वाडका उठा कर लाए थे, और अब तुमने दूसरी बार उसके लिए शराब का बंदोबस्त करने की कोई बात उठाई है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, गजाला बोली। मैंने डैनी का भी नाम लिया था। सुल्तान शाह मुदाफाना आवाज में एहतजाज करने लगा। मेरी जूती को भी फरजाना की परवाह नहीं होती, फिर दाल में काला क्या हो सकता है? तुम्हारी गलत फहमी है ये, जूती को परवाह हो भी नहीं सकती। मैंने गजाला की बात उचक कर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अभी तक हम चारों नंगे पांव हैं। मालूम होता है फरजाना के लिबास में से कीड़े निकालते निकालते तुम दोनों में किसी न किसी किस्म की मसाहलियत हो चुकी है। बेहतर ये होगा कि तुम खुद ही इस मामले पर रोशनी डाल दो। मैं फरजाना के लिए सुबह बोतल इसलिए लाया था कि उसकी हौसला अफजाई कर सकूं। इस वक्त हम में से किसी को भी जंग का मालूम नहीं था। ये तरंग में आई हुई थी और मैं इसे लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था। सुल्तान शाह ने खिसियाए हुए अंदाज में वजाहत करने की कोशिश की। और इस वक्त फरजाना को क्यों पिलानी चाहते हो? ने नुकीले लहजे में पूछा। फरजाना की नहीं, मैंने तुम दोनों की बात की थी ताकि तुम्हारा ध्यान थोड़ा सा बदल सके। इस वक्त तुम भी यही चाह रहे थे, वो बेबसी के साथ बोला। मालूम होता है कि फरजाना ने तुम दोनों को भी अपने साथ मिला लिया है। ये कोई नई बात नहीं है। इस बार वीरा बोल पड़ी। हम तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, बस तुम ही मुझसे बितकते थे। सुबह होने से पहले बाड़े में खुश्क और गंदी घास में निकलने वाले कीड़े मेरे बदन पर चढ़ रहे थे, तो तुमने उन्हें झाड़ने से साफ इनकार कर दिया था और भाग गए थे। तुम्हें मालूम है कि मैं नामहरम औरतों के बदन को हाथ नहीं लगाता। सुल्तान शाह बुरा समूह बनाकर बोला। वो सब तुम्हारा फराड था, वरना हो सकता है कि तुम्हारे जिस्म पर कीड़ों ने जलगार की हुई हो, और यह भी हो सकता है कि जिस्म पर एक चूंटी भी ना हो। कोई मूजी कीड़ा भी हर एक को नहीं काटता। उन्हीं लोगों को ताक ताक कर परेशान करता है जिनका खून मीठा हो। यानी मेरा खून कड़वा है। सुल्तान शाह मुझ पर आंखें निकालने लगा। मैं तुम्हारे खून को कुछ नहीं कहा। हमारी नोक झोंक अभी जारी ही थी कि कंदूर खान फिर नाजिल हो गया। उसके हमरा हम उन कमरों में पहुंचे जो हमारे लिए आरास्ता किए जा रहे थे। उस कमरे में दाखिल होने के बाद मुझे यूं लगा कि मैं किसी शहरी कमरे में आ गया हूँ, क्योंकि वहां हर सहूलत की शय मौजूद थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे आदमी इतने ज़हीन हैं। कंदूर खान ने हंसते हुए कहा, देख लूं उन्होंने हर बिस्तर के साथ शराब की बोतलों का भी बंदोबस्त किया हुआ है। तुम चारों की ख्वाबगाहें ऐसे ही लवाजम से आरास्ता हो चुकी हैं। 3 बिस्तरों वाला यह कमरा एक आदमी के लिए इस्तेमाल होगा? सुल्तान शाह ने हैरत से पूछा। कंदूर खान की बरवक्त आमद की वजह से वो अपनी और वीरा की लड़ाई को यकसर शायद फरामोश कर चुका था। हमारा कोई मेहमान अकेला नहीं आता, उसके साथ एक मुहाफिज या खिदमतकार जरूर होते हैं जो दिन रात अपने मालिक के साथ रहते हैं। इस वजह से तुम्हें यहाँ 3 बिस्तर नजर आ रहे हैं, वरना हकीकतन ये एक मेहमान का कमरा है। 4 बड़े बड़े कमरे और 12 बोतलें। गजाला तहय्युर ज़दा आवाज में बुड़बड़ाई। इतना ऐशो आराम हमें रास नहीं आ सकेगा।
मेरा तो ख्याल है कि इसी कमरे में एक बिस्तर का इजाफा कर दिया जाए तो हम चारों आराम से गुजारा कर सकते हैं। वीरा ने फौरन गजाला के ख्याल की तायद की और कंदूर खान अजीब अंदाज में हंस पड़ा। मुझे महसूस हुआ कि उसकी हंसी में तज़हीक का खफीफ सा अंसर शामिल था। शहर वाले सब एक जैसे ही होते हैं। हंसने के बाद वो संजीदगी के साथ बोला, अब्दुल रहीम खान की मईत पर शहरों से पाइंदा गुल के 3 मेहमान आए थे, तो वो भी एक ही कमरे में रहे थे। उन्हें बड़े बड़े और खाली कमरों से खौफ आ रहा था। तुम भी शायद डर रहे हो, लेकिन यकीन रखो कि कालान में तुम सब महफूज व मामून हो। तुम्हारी औरतों तक पर कोई बुरी निगाह डालने की जरूरत नहीं कर सकेगा। तब जानते हैं कि इस वादी के सरदार की मेहमान औरतों से बदनिगाही करने वालों की आंखें काली चीरों से नुचवा दी जाती हैं। हमें पहले भी कोई खौफ लाहक नहीं था। मैंने बेपरवाही से कहा, शहरी लोग अपनी अपनी जात के खौल में बंद रहने की बजाय मिलजुल कर वक्त गुजारना पसंद करते हैं। यहाँ हमें एक दूसरे से हंसने बोलने की सहूलत हासिल रहेगी। हर बात को अपने मायार से परखने की आदत अच्छी नहीं होती। ओह, तुम बुरा मान गए, वो जल्दी से बोला। हम लोग भी मर्दम बेजार नहीं हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेलजोल से जल्दी उगता जाते हैं। जाड़ों की लंबी और अंधेरी रातों में जब हम चीड़ के अलाव रोशन करके उनके छोलों पर सालम जानवर भूनते हैं और नकारे की आवाज पर रकास नाचते हैं, तो हम रात भर वहां से नहीं हिलते। अजीब खेल तमाशे होते रहते हैं, लेकिन आम दिनों में एक शिंगारी का ख्वाब यह होता है कि वो किसी ऊंची चट्टान पर अकेला बैठकर अपनी बांसुरी बजाता रहे, उसकी भरी हुई राइफल पहलू में रखी हो, उसकी निगाहें डूबते हुए सूरज की खून रंग शुआओं पर मरकूज हो और देखते ही देखते हर तरफ से गहरे अंधेरे की चादर उसे अपनी आगोश में समेट ले। फिजा में उसकी बांसुरी के सुर गूंज रहे हों या फिर पालतू भेड़ों के ममियाने की आवाजें। इन इलाकों में बहुत से लोग हर रात खुले आसमान के नीचे सुर अलापते अलापते इसी तरह नंगी चट्टानों पर गहरी नींद सो जाते हैं और फिर अगली सुबह के सूरज की किरणें ही उन्हें बेतार होने पर मजबूर करती हैं। शायद तुम्हारे रुमान में भी सूरज, बांसुरी, राइफल, भेड़ों और चट्टानों के अलावा कुछ नहीं है। वीरा ने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। इस वक्त हम पांचों कालीन पर बैठ चुके थे। उसकी आंखों में बेनाम सी उदासी उतर आई। तुम ठीक कह रही हो, या रहने वालों के रुमान की इंतहा यही है, क्योंकि गैर मनकूहा औरत यहाँ शजरे ममनू है। पहाड़ों में मुकय्यद जिंदगी गुजारने वाले इसी खुश्क और संगलास रुमान के आदि हैं, लेकिन बाहर आने जाने वालों को ये सब बहुत बेकैफ मालूम होता है। इस वक्त मेरा ज़हन पाइंदा गुल के उन 3 मेहमानों में उलझा हुआ था जो अब्दुल रहीम खान की मईत में आए थे। कंदूर खान की जुबान से उनका जिक्र सुनते ही मेरा ज़हन बदरू दादा की तरफ भटक गया था। कालान के हालात ड्रामाई तौर पर बदल चुके थे और हमें वहां से आज़ादी मिलने के आसार भी पैदा हो चले थे, मगर फिर भी मुझे खलिश थी कि बदरू दादा ने मेरी हमायत में कोई पेशरफ नहीं की थी। उसकी तरफ से मुकम्मल खामोशी से एक नतीजा अखज किया जा सकता था कि अब्दुल और वली खान ने हमसे मार खाने के बाद इंतकाम के तौर पर अपने आका को हमारे बारे में आगाह नहीं किया था। वीरा ने कंदूर खान की कमजोरी भांप ली थी और शहरों की मिली जुली रौनकों के हवाले से उसके महरूम जज्बों से बहुत बेरहमी से खिल रही थी। मैं खामोशी से किसी वक्फे का मुंतजिर रहा और मौका मिलते ही गुफ्तगू में अपनी टांग अड़ा बैठा। छोटे खान की तदफीन में बाहर से शिरकत करने वालों में बदरू भी रहा होगा। वही तो अपने ट्रक में लाश को चिगासराय तक लाया था। कंदूर खान ने बिला तवक्कुफ जवाब दिया, वो हमारे लिए भी बहुत अहम आदमी रहेगा। मगर तुम उसे कैसे जानते हो? वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। उसे इल्म हो जाता कि पाइंदा गुल मेरे पीछे लगा हुआ है तो वो दरमियान में पढ़कर मुसाहलत की कोई ना कोई राह निकाल ही लेता और हमें यहाँ तक का सफर न करना पड़ता। पिशावर से उसका पैगाम आया हुआ है, वो चौंक कर बोला। वो पाइंदा गुल से मिलना चाहता था। हम लोग अपने मामलों में मसरूफ थे, इसलिए जवाब में खामोशी इख्तियार कर ली। वो किसी भी वक्त चिगासराय पहुंच सकता है। सरदार सिबगतुल्लाह को हैरत है कि वो इतनी कम मुद्दत में दोबारा यहाँ क्यों आना चाह रहा है। अब बात समझ में आई है कि वो तुम्हारे लिए सिफारिश लेकर आया होगा। इसे क्या पता कि पाइंदा गुल बेचारा अब मरहूम मगफूर हो चुका है। मेरी और कंदूर खान की गुफ्तगू के दौरान में वीरा को वक्त मिल गया और उसने फुर्ती के साथ एक बोतल खोलकर 3 गिलास साफ कर लिए। उसने 2 गिलास तैयार कर लिए, लेकिन तीसरे को खाली रहने दिया। मेरी उससे मुलाकात न हो सके तो तुम उसे मेरा सलाम पहुंचा देना। तुमसे मालूमात हासिल करने के बाद और हमारी पूरी कहानी समझ जाएगा। यहाँ घंटियों वाला किस्सा न चल पड़ा होता तो हमारी सारी उम्मीदें उसी की जात से वाबस्ता थी। मुझे रास्ते में मालूम हुआ कि हमें अगवा करके यहाँ लाने के लिए उसी का ट्रक और अमला इस्तेमाल किया गया था। ये बात कराची ही में मालूम हो जाती तो बात वहीं निमट जाती। फरजाना खानम, तीसरा गिलास भी भर दो। कंदूर खान ने वीरा के पसो पेश को समझते हुए कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जो शिंगारी उर्दू बोले थे उनका बाहर आना जाना लगा रहता है। इन पहाड़ों से बाहर निकलने वाले शराब के जादू से किसी तरह नहीं बच सकते। थोड़ी देर तक मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। वीरा शिंगारियों में अपना एक और अहम ज़ौक़ दरियाफ्त करके खुश हो गई थी। मैंने चंद सानियों तक दीवार गिर मछलों का जायजा लेने के बाद एक सोचा समझा सवाल कर डाला। मुझे हैरत है कि हरवन से बेतहाशा पैसा कमाने के बावजूद पाइंदा गुल ने यहाँ बिजली जैसी बुनियादी सहूलत फराम करने की कोशिश नहीं की। बिजली आ जाने के बाद तुम्हें न सिर्फ इन मछलों से निजात मिल सकती है, बल्कि तुम्हारी बस्तियों में टेलीविजन जैसी तफरीह सहूलतें भी मुयसर आ सकती। अपने सवाल का जवाब तुमने खुद ही दे डाला है। कंदूर खान ने भोंडे अंदाज में एक ही सांस में
आधा गिलास खाली करने के बाद कहा, बिजली बहुत सी मुसीबतों की जड़ है। पाइंदा गुल ने इस बारे में सोचा था। उसके कमरे में एक जनरेटर आज भी पोशीदा है। यहाँ के लोग रोशनी देने वाले शीशे की गेंदों को देखकर हैरत ज़्यादा रह गए थे। फिर पाइंदा गुल ने अपनी जिरगे के साथ पूरी 4 रातों तक बंद कमरे में टेलीविजन के सारे प्रोग्राम देखे और फैसला किया कि यहाँ बिजली तबाही फैला देगी, लोग काहिल और कामचोर हो जाएंगे, यहाँ जराइम होने लगेंगे और औरतें बिल्कुल ही बेलगाम बल्कि आवारा हो जाएंगी। बनी सवरी औरतों को नामहरम मर्दों से इश्क मोहब्बत करते हुए देखकर वो भी आंखें लड़ाने लगेंगी और कुछ पता नहीं चल सकेगा कि किसकी कोख में किसका गुनाह परवान चढ़ रहा है। ये बेएतबारी खून के रिश्तों को निगल जाएगी और श्रृंगार वैली का अमन और सुकून गारत हो जाएगा। बिजली की रोशनी के साथ आने वाली इस बर्बादी के इम्कान ने हर एक को दहशत सता कर दिया। वो जनरेटर पाइंदा गुल के कमरे में छुपा हुआ है और श्रृंगार वैली का वाहिद टेलीविजन उसी हवेली के एक तहखाने में बंद है। पाइंदा गुल ने जोश में आकर रोशन कुमकुमों का तमाशा जरूर लगाया था, लेकिन टेलीविजन की किसी को कानों कान भी खबर नहीं हो सकी। ये बहुत अजीब बात है। तुम लोगों की सोच इस कदर सुखयाना रही तो श्रृंगार वैली में 10 खूनी इनकलाब भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकेंगे। मैंने मुलामत भरे लहजे में कहा, बिजली तो तरक्की की बुनियाद होती है, बड़ी तब्दीलियों से हम खुद डरते हैं। वो किसी झिझक के बगैर बोला, तरक्की अपने साथ तबाही भी लाती है। इसका सबसे पहला वार इंसानों और इंसानियत पर होता है। हमें मालूम है कि श्रृंगार वैली में हम तुम लोगों से 150-200 साल पीछे जी रहे हैं, मगर हम इस पुरमुशक्कत जिंदगी से खुश हैं क्योंकि हमें अपनी रस्में और कदीम रवायात अपनी जानों से बढ़कर अजीज हैं। अपनी औरतों की शर्मो हया और असमत और इफ़्फ़त को हम किसी कीमत पर कुर्बान नहीं कर सकते। जब तक हम जिंदा हैं इन्हीं मचलों की रोशनी में अपनी शामें गुजारते रहेंगे। अपनी बात खत्म करते ही उसने दूसरे घूंट में अपना गिलास खाली कर डाला। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उस जज्बाती गुफ्तगू ने यक बयक की उसकी प्यास बहुत ज्यादा बढ़ाती हो। पूरा न मानूं तो मैं ये कहूंगी कि तुम नदीदेपन से शराब पी रहे हो। फिर दिलकश मुस्कान के साथ बोली। उसने अपनी पेशानी को दोनों हथेलियों में दबाकर जोर से हिलाया, फिर बोला, नाजुक मिजाज लोगों के साथ हमें भी तकल्लुफ करना पड़ता है। जब श्रृंगारी मिलकर पीते हैं तो रंग ही कुछ और होता है। क्या शराब पीने के साथ बोतलें भी चबा जाते हो? वीरा मुसलसल उसकी आंखों में झांके जा रही थी। कोई खिदमतगार ना हो तो शायद हम बोतलें भी चबा डालें। फरजाना खानम फवीरा की बात का बुरा माने बगैर उसकी तरफ झुक कर बोला, अलग अलग हर शराब धीमी होती है, इन सब को मिला लो तो बस कमाल हो जाता है। एक खिदमतगार बड़ी सी बाल्टी में भांत भांत की शराबों की कई कई बोतलें उलटकर उन्हें चश्मे के ठंडे पानी में घोलता रहता है और डोंगे से हमारे खाली प्याले भरता रहता है। हम बाल्टी, डोंगों और प्यालों से पीने वाले लोग हैं। ये गिलास तो हमारे प्यालों के चौथाई से भी छोटे हैं। मेरे होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। मुझे एक बहुत पुराना वाकया याद आ गया था। वो हमारे भले दिन थे। एक दोस्त को शराब नोशी की तहरीक हुई तो उसे पीने के आदाब का मुतलिक इल्म नहीं था। बियर की बोतल छुपाकर बैतुल खुला में ले गया, बोतल लोटे में खाली की और उसे पानी से भर दिया। टूटनी से मुंह लगाकर लोटा खाली कर देने पर भी उसे सरूर न आया तो उसने अंदाजा लगा लिया कि उसके आसाब बहुत मजबूत थे। काफी दिनों बाद उसे इल्म हुआ कि बियर में अल्कोहल का तनासुब हर शराब से बहुत कम होता है और वो खालिस शक्ल में पी जाती है, पानी में मिलाकर नहीं। आदाब मैनोशी से वाकिफ होने के बाद मौसूफ अस्काज का दूसरा पैग पीते ही जज्बात ज़दा हो जाया करते थे। मैंने अपनी जिंदगी में लोटे से बियर पीने का वो पहला किस्सा सुना था और खंदूर खान अपने कबीले में बाल्टी और प्यालों की दास्तान सुना रहा था। तुम अपना दिल छोटा ना करो। वीरन दोबारा उसका गिलास लबरेज करते हुए कहा, अब सिबगतुल्लाह यहाँ का सरदार है, वो पाइंदा गुल की हर चीज पर काबिज है। तुम रोज टेलीविजन देख सकोगे, चाहो तो तुम काबुल या पेशावर से VCR और कुछ पश्तो फिल्में भी ला सकते हो। अब तुम्हें हर तरह की आज़ादी हासिल हो जाएगी। वीरा ने उसी वक्त शराब से उसका रुख मोड़कर अपने मतलब की तरफ कर लिया। सिबगतुल्लाह बहुत सख्त आदमी है, वो नई रोशनी का कट्टर मुखालिफ है। मेरा तो ख्याल है कि वो अब तक जनरेटर और टेलीविजन को तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर चुका होगा। वो साफ कहता है कि पहले लोग गाना सुनने के लिए रात के अंधेरे में चोरों की तरह मुंह छुपाकर गाने वालियों के कोठे पर जाते थे। आज टेलीविजन ने उन कोठों को नई दुनिया की हर कोठी में पहुंचा दिया है। माँ बाप, मियाँ बीवी, बहन भाई की कोई शर्म या चोरी बाकी नहीं रही। सब एक साथ बैठकर इन मरासियों को देखते और सुनते और इनकी तारीफें करते। इस मीठे जहर ने इन्हें इतना बेहिस और बेगैरत बना दिया है कि अब इन्होंने बुराई को बुराई नहीं बल्कि अच्छाई समझना शुरू कर दिया और ये कयामत करीब होने की एक निशानी है। ऐसे सब लोग अपना ठिकाना जहन्नुम बनाते जाएंगे। सिबगतुल्लाह दूसरों से छुपकर कोई काम नहीं करेगा। इस मरले पर वो अचानक ही मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसकी आंखें किसी अंदरूनी जज्बे के तहत चमक रही थी। उसने कदर नीची आवाज में मुझसे पूछा, ये बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सकी कि तुम्हारी और सरदार सिबगतुल्लाह की पुरानी शनासाई कहाँ से निकल आई। वो नकाब लगाकर तुमसे मिला तो बिल्कुल अजनबी था, लेकिन आज तुम दोनों का सामना हुआ तो तुम्हारे दरमियान रमजिया गुफ्तगू शुरू होगी। ये बात रह रहकर मेरे दिमाग में कचोके लगा रही है। तुम अपने सरदार के बारे में मुतजस्सिस हो रहे हो। मैंने हल्के से तन से कहा, चाहे तुम ये बात फरामोश कर बैठी हो कि उसने मुझे माजी को भूल जाने की हिदायत की थी। नहीं, मेरी क्या मजाल कि मैं सरदार सिबगतुल्लाह के बारे में तजस्सुस कर सकूं। उसने बुखलाए हुए अंदाज में कहा,
और दोनों हाथों से अपना मुंह पीटने लगा। वीरा ने उसके दोनों हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ने का इरादा किया, मगर मैंने आंख के इशारे से उसे रोक दिया और खामोशी से उसका तमाशा देखता रहा। नहीं नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। चंद सानियों बाद वो अपने सर को झटकते हुए भराई हुई आवाज में बोला, कैसे हो सकता है कि मैं अपने सरदार की बातों का कोई लगाता फिरूं? तुम भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ पूछा था। तुम फिक्र मत करो, ये बातें यही खत्म होगी। मैंने मरोबियाना अंदाज में उसकी पुष्ट पर हल्की सी तबकी देते हुए कहा, मेरा फर्ज था कि सरदार सिबगतुल्लाह की अदाएं तुम्हें याद दिला दूं। तुम उसके बावजूद इसरार करते तो मैं पूरी कहानी तुम्हारे सामने दोहरा देता। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तंदूर खान ने मुतासफाना अंदाज में अपना सर हिलाते हुए अगला गिलास खटाखट खाली कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी दोनों आंखों में हल्की सी नमी तैरने लगी। फिर वो वहां से उठ गया। कहाँ चल दिए? सुल्तान शाह ने हैरत से पूछा। थोड़ी देर तक हमारा साथ नहीं दोगे? मेरा दिल मुझे मुलामत कर रहा है कि मैंने पहले ही दिन अपने सरदार की हदायत भुला दी। उसकी आवाज दिल गिरफ्ता हो चली थी। मैं बाहर जाकर दूसरे काम देखूंगा। अगर संदल खान इस काबिल हुआ तो मैं तुम्हारी देखभाल के लिए उसे यहाँ भेज देता हूँ। तुम्हें उससे डरने या शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। हो सके तो जाने से पहले उसी कमरे में चौथे बिस्तर का बंदोबस्त भी कराते जाओ, ताकि हम सब यकजा हो सके। रात भर की थकान के बाद हम थोड़ी देर सोना चाहेंगे, सुल्तान शाह ने कहा और इस बात में वो सर हिलाता हुआ हमारे कमरे से निकलता चला गया। इस वक्त तुमने उसके दुखती रग पर हाथ डाल दिया। उसके चले जाने के बाद गजाला बोली, वैसे मुझे भी तुम्हारी और सिबगतुल्लाह की गुफ्तगू सुनकर बहुत हैरत हुई थी। वो किस माजी का जिक्र कर रहा था? सिबगतुल्लाह ने अपने तायाजाद भाई को एक जगह नौकर रखवाया था। मैंने माफिया के हेडक्वार्टर ट्रेड लाइन का नाम लिए बगैर राजदाराना लहजा में कहा, मैंने उसे बस एक दफा ही देखा था, लेकिन आज दोबारा देखते ही उसे पहचान लिया। एक जगह क्यों कह रहे हो? वीरा झुंझलाई हुई आवाज में बोली, खुलकर ट्रेड लाइन का नाम क्यों नहीं लेते? अब तो ये बात खुल ही चुकी है कि तुमने उनके साथ मिलकर उन्हें मरवाया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी जगह थी। मैंने रिटाई से काम लेते हुए कहा, तुम्हारी तसल्ली के लिए हम इस इदारे को ट्रेड लाइन कह लेते हैं। सिबगतुल्लाह के कजन को अपने नामालूम दुश्मनों का खौफ था और उसे कराची में कोई ऐसी कमीनगाह दरकार थी जहां वो लोग ना पहुंच सके। माफिया मशकूक माजी रखने वाले लोगों को हमेशा खुशामदीद कहती रही थी, इसलिए उसे चौकीदार रख लिया गया। वो अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद भी वहीं रहता था। यह बहुत मामूली सी बात थी। उसके लिए सिबगतुल्लाह को राजदारी की जरूरत क्यों पेश हुई? इस बार वीरा ने सवाल किया था। तुम्हारी निगाहों में अपने लिए शनासाई की झलक देखते ही सिबगतुल्लाह ने गैर मामूली रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया था। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे पहचान लोगे। माजी के हवाले से मेरे और उसके दरमियान वही एक मुश्तरक का मामला था। सिबगतुल्लाह के जहन में कोई दूसरी बात रही हो तो मैं उससे नावाकिफ हूँ। मैंने नए पैकेट से एक सिगरेट मुंतखब करते हुए कहा, ये इधर पीछे क्या है? गजाला उस कमरे के अकबी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए उठ खड़ी हुई। बाकी लोगों ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि हर एक ही अपनी नई कयामगाह का तफसीली जायजा लेने में दिलचस्पी रखता था। इस काम के लिए वो वक्त बहुत मौजूद था। उस कमरे का पिछला दरवाजा एक छप्पर से ढके हुए बरामदे में खुलता था। इससे आगे खुला सहन था जो पत्थरों की दीवार से घिरा हुआ था। उस बरामदे में इस समत की तीनों ख्वाबगाहों के दरवाजे खुलते थे। आगे जाकर वो बरामदा सहन के उस हिस्से में खत्म हो जाता था जहाँ गुसल खाने वगैरह बने हुए थे। वो बंदोबस्त बहुत अच्छा था। कमरों में रहने वाले लोग वस्ती हाल में दाखिल हुए बगैर अकबी दरवाजों से कहीं भी आ जा सकते थे। हम लोग वापसी में वस्ती हाल से गुजरकर अपने कमरे में पहुंचे तो दो तनो मन शिंगारी वहां चौथा बिस्तर जमा रहे थे। उन लोगों के फारिग होने तक हम चारों ड्राई फ्रूट खाते रहे। मुझे और वीरा को वाडका के साथ लजीज बादाम और नमकीन पस्ते बहुत लतीफ लग रहे थे, क्योंकि हमारे मेदों ने फरियाद करनी शुरू कर दी थी। कंदूर खान हमें ना भी बताता तो ये बहुत सामने की बात थी कि पूरे गालान के साथ इस हवेली में भी रात भर कशीदगी की फिजा तारी रही थी और सूरज तुलू होने के साथ ही कुंडरेजी की इब्तिदा हो गई थी। घंटों तवील लड़ाई का इख्तिताम इस वक्त हुआ जब पाइंदा गुल मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जंग खत्म होने के साथ ही मुर्दों की तदफीन और जख्मी होने वालों की देखभाल का मसला चल पड़ा था। हमारा भी थकन से बुरा हाल था, इसलिए हम सब ने अपने अपने बिस्तर संभाल लिए और गहरी नींद सो गए। गहरी नींद से मेरी आंख खुली तो कमरे की फिजा में हैवानी चर्बी चलने की तेज बू फैली हुई थी। मैंने कुसलमंदी के आलम में दीवार की मचल की तरफ सर घुमाया तो वीरा अपने तख्त पर एक शिंगारी के साथ विराजमान नजर आई और फौरन ही मेरे जहन पर छाया वो खुमार काफूर हो गया। उस शिंगारी की पूंछ मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसे नहीं पहचान सका, लेकिन लिबास से वो वाज़ेह तौर पर कुछ शिंगारी ही नजर आ रहा था। किससे बातें हो रही हैं? मैंने तख्त से उठकर ऊंची आवाज में सवाल किया तो दोनों ही चौंक कर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। इस वक्त मैंने उसे फौरन पहचान लिया। वो संदल खान था। उसका चेहरा जख्मी था, बाईं कलाई पर भी पट्टी बंधी हुई नजर आ रही थी। उसने फीकी मुस्कुराहट के साथ शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, मुझे तुम लोगों की खिदमत और देखभाल पर मामूर किया गया है और तुम हमें एक बार फिर उल्टा लटका दोगे। मैंने अपने बिस्तर से उतरते हुए कुछ दिली से कहा, रात गई बात की, अब उसे भूल जाओ। मैं पूरी तरह सरदार सिबगतुल्लाह का वफादार हूँ। पूरे गालान ने उसके हाथ पर बैत कर ली है और तुम उसका खास मेहमान करार दे दिए जा चुके हो। उसने कहा। मैं मजाक कर रहा था। मैंने उसके करीब पहुंचकर उसके जख्मों का जायजा लेते हुए कहा, हमें तुमसे कोई शिकवा नहीं है। ये बताओ कि तुम्हारे जख्म कैसे हैं? कलाई की हड्डी तो सलामत है ना? 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। हम लोगों के जख्म हैरतनाक तेजी के साथ बढ़ते हैं।
ये अच्छा किया कि तुम लोगों ने नींद भर ली। मैं तो कल रात से पलकें भी नहीं झपका सका हूँ। चाहे दिन ढले काफी देर हो चुकी है। मैंने कभी खिड़की से बाहर फैली हुई तारीकी का जायजा लेते हुए कहा, इस वक्त बाहर क्या हो रहा है? लोगों के हाल चाल क्या है? सब ठीक ठाक है। हम लोगों में सबसे बड़ी खूबी या खराबी ये है कि हम जिस बात को दुरुस्त समझते हैं उसके हक में पूरी कुव्वत से लड़ते हैं, और अगर हार जाते हैं तो पूरी खंदा पेशानी से अपनी शिकस्त तस्लीम करके खुद को फातेह हरीफ के हवाले कर देते हैं। 87 चिंगारियों की तदफीन के बाद चूल्हे चला लिए गए हैं, तनूर रोशन होने वाले हैं। अब जल्द ही सबकी शिकम पूरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जीतने वाले जश्न भी मनाएंगे। मैंने राजाना सरगोशी में सवाल किया। लम्हा भर के लिए उसने गहरी नजरों से मुझे घूरा फिर बोला, नहीं, आप इसकी लड़ाइयों में मरने और मारने, जीतने और हारने वाले एक दूसरे से इतने करीब होते हैं कि जीत भी सोगवार होकर रह जाती। 87 लाशों में यह शिनाख्त करना मुश्किल है कि कौन किसके साथ था। 87 चिंगारियों के खून का नजराना देकर बादरानी इक्तदार में आ गए हैं। अल्लाह उनका इक्तदार मुस्तहिकम करे और हमारी जमीन को जल्दी ऐसी किसी और खून रेजी का सामना न करना पड़े। 87 इंसानों की मौत के जिक्र पर मेरा दिल भारी हो गया। वो जंग जिस पैमाने पर लड़ी गई थी उसके लिहाज से वो बहुत भारी जानी नुकसान था। जंग के बाद चिंगारियों के रद्दअमल के बारे में वो जो कुछ कह रहा था उससे कंदूर खान की बातों की तायद होती थी, मगर वो बातें मेरी समझ से बालातर थी। कभी किसी के खून का प्यासा होना और अगले ही लम्हे उसका मती और फरमा बरतार बन जाना इंसानी फितरत के खिलाफ था। इंसान का रवैया मशीनी कभी भी नहीं हो सकता। यह मुमकिन नहीं है कि एक बटन दबाकर इंसान को किसी से नफरत पर उभारा जाए और दूसरा बटन दबाकर उसे उस फर्द या शय से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया जाए। बज़ाहिर यूं मालूम होता था कि चिंगारियों ने अपनी लड़ाका नस्ल मादूम हो जाने के खौफ से वो मुआशरती समझौता कर लिया था और जुबान से भी उसी का इजहार और इकरार करते रहते थे, वरना उनके दिलों का हाल अंदर ही अंदर पकने वाले आतिश फशानों से मुख्तलिफ नहीं हो सकता था। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी और है, दुआ बहुत मासूमाना है। तुम लोगों के बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शहरों में लोग बहुत कीना परवर होते हैं। एक बार किसी खराबी को बुनियाद पड़ जाए तो बरसों झगड़े चलते रहते हैं। लोग दिलों में कदूरत छुपाए अपने हरीफों की घात में लगे रहते हैं। मैंने बेपरवाही से कहा, हम लोग भी आम इंसानों से मुख्तलिफ नहीं है। उसके लहजे में हल्की सी तलखी दर आई। अब्दुर्रहीम खान मारा गया तो पाइंदा गुल आखिरी सांस तक उसके इंतकाम को नहीं भूल सका था, लेकिन बाज मामलात में बतेरे समझौते करने पड़ते हैं। अपनी अना और खुदपरस्ती को खाक में मिलाना पड़ता है। ये जंग भी ऐसे ही मामलात में शामिल थी। 40 बरस पहले हमारे बड़ों ने चिंगार वैली को हमेशा आबाद रखने के लिए जो फैसले किए थे, हम आज भी उन पर अमल करते हैं। चाहे तुम्हें यह मालूम ना हो कि सूरज ढलने तक अगर किसी एक फरीक का बड़ा नाम मारा जाता तो यह लड़ाई बराबरी पर थम जाती। हमारी आपस की जंगें एक सूरज की रोशनी में लड़ी जाती हैं। सूरज गरूब होते ही फायरिंग बंद हो जाती है और जिरगा बैठ जाता है। लड़ाई अगले दिन जारी नहीं रहती, बल्कि दोनों फरीक हुक्मरानी में हिस्सेदार बन जाते हैं। जो मिसाल में नहीं देनी चाह रहा था वो उसने खुद दोहरा दी थी। उसकी वो गुफ्तगू दिलचस्प होने के साथ ही उसके दिली जज्बात की भरपूर गुमाजी कर रही थी। मैंने बात आगे बढ़ाने के लिए हर से कहा, एक दिन की लड़ाई का तस्वुर बहुत अजीब है। क्या ये भी तुम्हारे बुजुर्गों का फैसला था? हाँ, उसने पुर ख्याल अंदाज में फिजा में किसी नुक्ते को घूरते हुए कहा। 40 बरस पहले इस वादी पर पीर कोट वाले हुक्मरान थे। मरहूम पाइंदा गुल के बाप ने पीर कोठियों के खिलाफ हथियार उठाए तो 11 रोज तक पूरी चिंगार वैली खून और बारूदी शोलों में नहाती रही। 350 जवान मारे गए तो दोनों तरफ के बड़े बुलबुला उठे। इन्हें साफ नजर आ रहा था कि चिंगारी आपस ही में टकरा कर फना हो जाएंगे। उन्होंने औरतों की सफेद चादरें लहरा लहरा कर दोनों हरीफों को खून रेजी से रोकना चाहा, लेकिन सबके सरों पर खून सवार था। 11वीं शाम सरदार शहबाज पीर कोठी मारा गया तो हमारी तारीख की वो बदतरीन जंग बंद हुई। उस लड़ाई ने पूरी वादी को लहूलुहान और निढाल कर दिया था। इस बर्बादी के बाद सारे कबीलों के बुजुर्ग नए सरदार खस्ता गुल के पास आए। जिरगा भी बैठ गया और 3 दिन बाद वो फैसले किए गए जो आज भी यहाँ राज है। वो तबाही इस कदर भयानक थी कि खस्ता गुल की मौत पर यहाँ किसी शोरश ने सर नहीं उठाया और उसका बड़ा बेटा पाइंदा गुल यहाँ का सरदार बन गया। 40 बरस बाद आज सरदारी के लिए पहली लड़ाई हुई है और खुशी की बात है कि चिंगारियों को अपने बुजुर्गों के किए हुए फैसले याद हैं। हमारी ये अहद परस्ती अपना रंग जरूर दिखाएगी और सरदार सिबगतुल्लाह इंसाफ से सरदारी करेगा।